तो आज हम सकराज का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। सकराज भी इस नाटक में एक खलनायक की भूमिका निभा रहा है। तो वो जब जब नाटक में आया है, अपने खलनायकी या विरोधी चरित्र के कारण या बदले की भावना के कारण हर एक पाठक और दर्शक को अपना विरोधी ही बना लेता है, यानी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ये एक खलनायक के रूप में आया है नाटक में, जो नायक और नायिका के बीच में बाधाएं उत्पन्न करता है और दुष्ट प्रवृत्तियां दिखाई जाती है उसके द्वारा। तो आज इसका चरित्र चित्रण। वैसे सकराज कहाँ का राजा है? शक साम्राज्य, यानी शक लोगों का राजा है। शक जाति के जो लोग हैं उनमें राजा की भूमिका निभा रहा है। ध्रुव स्वामिनी के परिवार से, यानी गुप्त साम्राज्य से ये लंबे समय से अपने शत्रुता रखे हुए है। जब से ध्रुव स्वामिनी के पिता ने ध्रुव स्वामिनी का रिश्ता सकराज से तोड़ करके चंद्रगुप्त के साथ तय कर दिया था, उसी बात की इसके हृदय में टीस बैठी हुई है और उस टीस का बदला ये भूत गलत तरीके से सबसे मनवा करके लेना चाहता है। और ये अपने भूमिका किस प्रकार से खलनायक के रूप में निभाता है, वो सारी बातें आज इसमें पढ़ेंगे हम। सकराज शकों का राजा है। ध्रुव स्वामिनी के पिता ने ध्रुव स्वामिनी का संबंध पहले उसी से स्थिर किया था, परंतु सम्राट समुद्रगुप्त ने जब अपने विजय यात्रा के दौरान सकराज और ध्रुव स्वामिनी के पिता दोनों को हरा दिया, तब विवश होकर ध्रुव स्वामिनी के पिता ने ध्रुव स्वामिनी का वागदान समुद्रगुप्त के छोटे बेटे चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। तभी से सकराज गुप्त वंश का शत्रु बना हुआ है तथा हर हाल में उनसे अपना प्रतिशोध लेना चाहता है। नाटक में वह दुष्ट पात्र के रूप में चित्रित हुआ है। नाटक के आधार पर उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रतिशोधी व्यक्ति। प्रतिशोधी की भावना रखने वाला, यानी प्रतिशोध की भावना रखने वाला, बदले की भावना रखने वाला। इसके हृदय में बदले की भावना फूट फूट करके भरी हुई है। ये अपने अपमान का और अपने पूर्वजों के अपमान का बदला किसी भी स्तर तक गिर करके भी लेना चाहता है, यानी चाहे इसको कितना ही बुरा रास्ता क्यों न अपनाना पड़े, इसे तो अपना बदला ही लेना है। इस प्रकार की विचारधारा नाटक में इसकी प्रतिशोधी भावना को ही उजागर करती है। सकराज एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिशोध की आग में जल रहा है। वह हर हाल में गुप्त वंश से अपनी उस राज्य और अपमान का बदला लेना चाहता है जो सम्राट समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के दौरान उसे मिला था। यही कारण है कि वह रामगुप्त को अयोग्य और कायर शासक जानकर अचानक उसके शिविर को घेर लेता है और संधि प्रस्ताव के रूप में रामगढ़ से उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी और अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की पत्नियों की मांग करता है। जब उसे ज्ञात होता है कि रामगुप्त द्वारा उसका प्रस्ताव मान लिया गया है, तो वह अपनी प्रतिशोध की आग को शांत करने की खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य है, तो फिर हमारी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। यानी इस प्रकार के बदले की भावना में वो जलने वाला व्यक्तित्व दिखा रहा है। अगला है कठोर प्रेमी, यानी कठोर हृदय रख करके प्रेम करने वाला या प्रेम का दिखावा करने वाला। इससे कोमा नामक जो युवती है अत्यधिक प्रेम करती है, लेकिन ये उसके प्रेम को भी इग्नोर करता हुआ, उसके प्रेम को अनदेखा करता हुआ अपने बदले की भावना से जल रहा है। और जब उसकी प्रेमिका उसको समझाने की कोशिश करती है, तो वो उसकी बातों को अनसुना करके अपनी कुमार्ग या अपनी बुराइयों से परिपूर्ण बातों को ही करने के लिए उतारू रहता है और वो उसकी कोई भी शिक्षा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये
ऐसी जो बात करता है वो कठोर हृदय वाला व्यक्ति ही कर सकता है। सकरात जाहिर तौर पर कहता है कि वह कोमा से प्रेम करता है, परंतु वास्तव में वह एक कठोर प्रेमी है जो अपनी प्रेयसी के सच्चे प्रेम को नहीं समझता और उसके सामने ही ध्रुव स्वामिनी के साथ भोग विलास की बातें करके उसके हृदय को दुखाने की चेष्टा करता है। ध्रुव स्वामिनी के आगमन की खबर सुनकर वह कोमा की उपेक्षा करता है। वह कोमा की सब शिक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता और उससे कहता है, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। यही नहीं, जब आचार्य मिहिर देव उसे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उसने कोमा के साथ स्नेह का संबंध स्थापित किया है, अतः उसे उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, तो वह आवेश में कहता है, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। यानी ये अपनी प्रेमिका के प्रेम को ठुकराने तक को तैयार हो जाता है। इस प्रकार से कठोर प्रेमी की भूमिका नाटक में निभाता हुआ दिखाई देता है। अगला है विरोधी चरित्र। विरोधी यानी अंतर्द्वंद में फंसा हुआ, कहता कुछ है और करता कुछ है। वैसे तो ये कहता है कि मैं पुरुषार्थ को सबसे बड़ा नियामक मानता हूँ, लेकिन खुद पुरुषार्थहीन है। ये अपने कार्यों में रुचि नहीं लेता है और वैसे दिखावे रूप में ये कहता रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और वैसे तो कहता है कि भाग्य और दुर्भाग्य है वो मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, लेकिन खुद दुर्भाग्य रूपी धूमकेतु बताए जाने से भी अत्यधिक डर जाता है। तो ये इसका विरोधी चरित्र है। सकराज का चरित्र विरोधी है। एक तरफ तो वह पुरुषार्थ की हिमायत करते हुए कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। दूसरी तरफ वह धूमकेतु को देखने मात्र से भयभीत और अमंगल की आशंका से ग्रस्त हो जाता है और कहता है, वो है भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उत्कीर्ण पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा, इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। यानी पहले तो कहता है कि जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, लेकिन जैसे ही अंधविश्वास के कारण वो डर जाता है तो फिर कहता है कि आचार्य मुझे जो भी आदेश देंगे उन आदेशों का पालन करूंगा, कैसे भी हो। जो अशांति फैली हुई है उस अशांति को शांत करने का कोई उपाय हो जाए। तो इस प्रकार से कहता करनी और कथनी में इसके अंतर है। तो विरोधी चरित्र इसका दिखाई देता है। अगला है विलासी राजा, यानी भोग विलास में जीवन यापन करने वाले राजा की भूमिका इसने निभाई है। पहला तो खुद की प्रेमिका होते हुए भी ये दूसरी महारानी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है, और जब उसके आगमन की उसको सूचना मिल जाती है तो उस सूचना को ये जैसे सोने की झांझ वाले नृत्य इत्यादि करके उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। शराब के नशे में भी धुत रहने वाला है, यानी एक कामी प्रवृत्ति के राजा के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। सकराज एक विलासी प्रवृत्ति का राजा है। वह न केवल कोमा से झूठा प्रेम करता है, अपितु ध्रुव स्वामिनी को भी अपनी विलास सहचरी बनाना चाहता है। सूरा संधियों का आनंद लेना नहीं भूलता। जब उसे समाचार मिलता है कि ध्रुव स्वामिनी और सामंतों की पत्नियां उसके विलास की भागी बनने आ रही है, तो वह खुशी से झूम उठता है तथा कहता है, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। तो ये इसकी विलासी प्रवृत्ति को ही दिखाया गया है इसमें। अगला है अविवेकी एवं डरपोक। अविवेकी यानी मूर्खता से परिपूर्ण कार्य करने वाला, और डरपोक यानी भीरू प्रवृत्ति वाला। डर तो जाता है जैसे आशंका मात्र से ही, और सोच समझकर ये निर्णय लेता ही नहीं है।
जब ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों ध्रुवस्वामिनी के भेष में इसके पास पहुंचते हैं तो ये निर्णय नहीं कर पाता है अपने अविवेक के कारण कि कौन ध्रुवस्वामिनी है और कौन चंद्रगुप्त है, और डर ये जाता है जैसे धूमकेतु तारे से ही। और जैसे ही ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त आपस में झगड़ने का अभिनय करते हैं तो वो बातें ही इसको अंदर तक डरा देती है और ये कह देता है कि आज कोई शुभ मुहूर्त तो नहीं है, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, किसी व्यक्ति से निर्णय लेता हूँ कि तुमसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये इसकी अविवेकी और डरपोक प्रवृत्ति को ही स्पष्ट करने वाली बातें हैं। सकराज मद्यप, कामी और पुरुषार्थहीन तो है ही, साथ ही अविवेकी और डरपोक भी है। वह स्त्री नारी से एकांत में मिलने की भूल करता है। वह एक ही जगह दो सुंदरियों को देखकर कहता है, क्या चिंता, यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं। इससे उसकी कामुकता और बुद्धिहीनता ही प्रकट होती है। पुरुषार्थ की डींग मारने वाला सकराज वास्तव में कायर और डरपोक है। वह ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त के जकड़ने के अभिनय से ही डर कर कहता है, यह क्या, तुम लोग यह क्या कर रही हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक ही कहा है, आज मुहूर्त नहीं, मैं कल इसका निश्चय कर लूंगा। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सकराज एक विरोधी चरित्र है जो दिखावा प्रेम का करता है परंतु धोखेबाज है, बातें पुरुषार्थ की करता है परंतु अमंगल की आशंका मात्र से भयभीत हो जाता है, युद्ध विराम का संधि प्रस्ताव भेजता है परंतु द्वंद्व युद्ध में चंद्रगुप्त का मुकाबला ही नहीं कर पाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सकराज ने अपने एक दुष्ट नायक या एक खलनायक की भूमिका नाटक में निभाई है, जैसा कि हमने जाना है।